हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। दोस्तों, यहाँ आपको हिंदी साहित्य विषय की तैयारी कराई जाएगी। तो अभी जो हम विषय ले रहे हैं वह है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। इसकी पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के बारे में जानकारी दी थी, इसकी परिभाषा बताई थी और इसके अंतर्गत आने वाले उपन्यास, कहानी, लघु कथा आदि का परिचय दिया था। और इसके कुछ अभी भी विषय जो है अभी भी रहते हैं, जैसे कि आत्मकथा, जीवनी आदि। तो जिसका विवरण मैं आज आपको दूंगी। आपने अगर दोस्तों मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे नए नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताने का ज़रूर प्रयास करें। और अगर मेरे वीडियो में कोई आपको कमी लगती है तो वह भी ज़रूर बताने का प्रयास करें। आइए चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। जीवनी, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि गद्य साहित्य की इस विधा में किसी महान पुरुष के जीवन को व्यवस्थित रूप से रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इस शैली को जीवनी कहा जाता है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति के जीवन शैली के बारे में बताते हैं कि उसका जीवन कैसा बीता, किन परिस्थितियों में बीता, उसके जीवन की अच्छाई या बुराई, उसने अपने समस्त जीवन में किस प्रकार से किन किन घटनाओं, किन किन परिस्थितियों से गुजरा आदि जो है वो जीवनी के अंतर्गत आती है। जैसे कि अगर हम प्रेमचंद का ही जीवन ले लें तो प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसके जीवन के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ आई, उसका साहित्य जगत में क्या क्या स्थान है और उनके जीवन में उनको क्या क्या पुरस्कार मिला या उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ आदि जो है वो जीवनी कहलाती है। जब हम किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताते हैं तो वह जीवनी कहलाती है। जीवनी लेखक जीवन में जीवन के यथार्थ को उजागर करते हुए व्यक्ति के आंतरिक एवं बाहर जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों को पाठक के सम्मुख उपस्थित करता है। जीवनी में एक ओर तो इतिहास की प्रामाणिकता तथा तथ्यपूर्णता होती है और दूसरी ओर वह साहित्यिकता के तत्वों से भी पूर्ण होती है। अब सरसता, सरलता, सत्यता एवं स्पष्टता इस शैली की प्रमुख विशेषता है। अब कुछ जीवनी लेखकों के नाम मैं आपको बता दूं, जैसे कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने ये जीवनी लिखी है, राजेंद्र प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, राहुल सांकृत्यायन और अमृत राय, इन सब ने जीवनी लिखी हुई है। अब कुछ जीवनी लेखकों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। भक्तमाल नाभादास के द्वारा लिखा गया है। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई है, गांधी जी के जीवन पे। आवारा मसीहा शरत चंद्र की जीवनी है जो कि विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। शिखर से सागर तक, ये जो है वो अज्ञे की जीवनी है जो कि रामविलास शर्मा ने लिखी है। महामानव महापंडित, ये है जो है वो राहुल सांकृत्यायन की जीवनी है जो कि कमला पंडित ने लिखी है। और स्मृति के झरोखे में भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी है जो कि बिंदु अग्रवाल ने लिखी है। जैसे कि शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में उपन्यास लिखी है और अमृत राय ने कलम का सिपाही प्रेमचंद के जीवन पे लिखी है। तो ये सब जो है वो हमारे जीवनी के अंतर्गत आती है। इन्होंने किस किस के जीवन का उल्लेख किया है।
आत्मकथा। आत्मकथा जैसा कि नाम से ही उल्लेख होता है कि आत्मकथा जो कि स्वयं के द्वारा कही गई है। तो जो चीज़ हम स्वयं के द्वारा अपने जीवन के बारे में किसी दूसरे को बताते हैं वह चीज़ जो होती है वो आत्मकथा कहलाती है। गद्य की विधा के अंतर्गत लेखक अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन से संबंधित प्रत्येक छोटी या बड़ी घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। लेखक अपने जीवन पर पड़े अनेक प्रभावों का उल्लेख करता है। आत्मकथाएं पाठकों का सही मार्गदर्शन करती है और उनके लिए इनायत भी होती है। तो आत्मकथा जो होती है वह स्वयं के द्वारा स्वयं के विषय में लिखी गई होती है। अब कुछ आत्मकथा लेखकों के नाम और उनकी आत्मकथाओं के नाम मैं आपको बता दूं, जैसे कि अर्धकथानक बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई है। मेरे जीवन के अनुभव संत राय जी के द्वारा लिखी गई है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखी गई है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के द्वारा लिखी गई है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ से निर्वाण तक, 10 द्वार से सोपान तक, ये सारे जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथाएं हैं। तो इसी तरीके से हमें अनेक लेखकों के आत्मकथाएं भी मिलती है। इनका विवरण मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दूंगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ इनकी परिभाषाएं और कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। अब आते हैं संस्मरण की ओर। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और स्मरण। स्मरण से हमें ध्यान आता है कि हम जब किसी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं कि कोई चीज़ हमारे विचार में आती है तो वो जो होती है वो संस्मरण कहलाती है। जब हम किसी चीज़ को, कोई घटना को, कोई व्यक्ति को याद करते हैं तो वो संस्मरण के अंतर्गत आती है। इसका अर्थ है सम्यक स्मरण, अर्थात किसी घटना, किसी व्यक्ति, वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना स्मृति कहलाता है, संस्मरण कहलाता है। जब हम कोई घटना, किसी व्यक्ति को याद करते हैं कि ये उस दिन हम वहाँ गए थे, उस दिन रास्ते में ये मिला, या उस व्यक्ति के अंतर्गत ये गुण हैं, या ये अच्छाई है, ये बुराई है, या कुछ भी हम याद करते हैं तो वो घटनाएं जो होती है वो संस्मरण कहलाती है। इसमें स्वयं की अपेक्षा उस वस्तु की घटना का वर्णन अधिक होता है जिसके विषय में लेखक संस्मरण लिख रहा होता है। संस्मरण की समस्त घटनाएं सत्यता पर आधारित होती है। इसमें लेखक कल्पना का वर्णन नहीं करता है। इसमें महादेवी वर्मा एवं बनारसी दास चतुर्वेदी जी का नाम उल्लेखनीय है। अब कुछ जो है संस्मरण लेखकों के नाम और उनकी रचनाओं के बारे में बता देती हूँ। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा की संस्मरण है। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। वट पीपल दिनकर जी की संस्मरण है। स्मृति लेखा अज्ञे जी का संस्मरण है। अब आते हैं गद्य काव्य। गद्य क्या काव्य जो होता है वो क्या होता है? किसी सघन अनुभूति को कलात्मक लय से गद्य रूप में प्रस्तुत करना गद्य काव्य कहलाता है, जिसमें हमें गद्य भी मिलता है और काव्य भी मिलता है। जब हम किसी भी बात को जैसे कि बताते हैं गद्य रूप में और उसमें हमें लयबद्ध तरीका भी मिलता है, यह गद्य की आधुनिक विधा है। इसमें एक ही केंद्रीय भाव की प्रधानता रहती है। इसका आकार छोटा होता है। गद्य काव्य में रसमयता, कलात्मकता, भावात्मकता और चमत्कारिकता गद्य काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि इसका उदाहरण है। कुछ गद्य लेखकों के नाम हैं वियोगी हरि, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा राय कृष्ण दास। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई अन्य सुझाव हो या अन्य कोई भी विचार हो, कोई मेरे वीडियोस में अगर कोई त्रुटि नज़र आई हो या कोई जानकारी देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।